नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मणि चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से पिछले कुछ समय से वेब डिज़ाइनिंग विद HTML के विषय पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में ही आपके HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सारी बेसिक जानकारी समाप्त कर दी थी तथा CSS स्टाइल लैंग्वेज की शुरुआत कर दी थी। तो दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग विथ HTML टॉपिक पर जो हमने वीडियोस बनाई थी और जो भी प्लेलिस्ट हमने बनाई थी उसकी, उन वीडियोस की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने HTML लैंग्वेज के बारे में अभी तक ना जाना हो तो आप उन वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी HTML लैंग्वेज के बारे में मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS स्टाइल लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CSS स्टाइल लैंग्वेज मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो लैंग्वेज होती है वो आपके HTML पेज को डिज़ाइन करने के लिए होती है। तो पिछले वीडियो में जो हमने एट्रीब्यूट्स देखे थे उन सभी को आगे देखते हुए और भी एट्रीब्यूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इससे पहले हम लोगों ने HTML लैंग्वेज के बारे में जाना था और सारी लगभग HTML बेसिक टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जाना था। तो CSS हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, आपको बताया था हमने CSS के इनलाइन टैग, इनलाइन स्टाइल शीट कैसे बनाई जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो दोस्तों, कुछ एट्रीब्यूट्स थे, अदर एट्रीब्यूट्स कुछ आपके जो थे, जो CSS के थे, जो छूट गए थे। तो इन सारे एट्रीब्यूट्स पे आज हम बात करेंगे दोस्तों। हर एक एट्रीब्यूट को एक एक करके हम देखेंगे, इनका प्रैक्टिकल करेंगे, उन्हें यूज करेंगे, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है, ताकि आप लोगों को आसानी हो दोस्तों। तो इसके लिए हमने एक नई index.html फाइल बनाई है और एक्सटर्नल CSS को एम्बेड करने के लिए अपने index.html में हमने main.css नाम की एक और अलग से फाइल बनाई है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, एक्सटर्नल CSS क्लास शीट जो आपकी होती है, एक्सटर्नल कैस्केडिंग स्टाइल शीट जो होती है, उसके लिए आपको अलग से .css करके फाइल बनानी होती है। तो ये फाइल हमने बनाई हुई है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपनी कोडिंग को। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर HTML, फिर एंडिंग टैग HTML का लगाएंगे हम। हेड का यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी स्टाइल शीट अगर आप यूज कर रहे हो, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल अगर यूज कर रहे हो तो इंटरनल स्टाइल शीट जो यूज होगी दोस्तों वो हेड के अंदर ही होगी, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट की जो लिंक होगी वो भी आप हेड के अंदर ही देंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। बॉडी हम बनाते हैं अपनी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका HTML का जो स्ट्रक्चर है आपने यहाँ पर देख लिया दोस्तों। ठीक है, अब हम डिपेंड करता है किस तरीके से हम अपनी कोडिंग को करेंगे। मैं दोस्तों आप लोगों को सारी कोडिंग जो है इनलाइन CSS के द्वारा अभी समझाने वाला हूँ। आगे ज़रूरत पड़ने पर हम इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS का भी यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हम सबसे पहले बॉडी में अपना एक हेडिंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका हेडिंग डाल देते हैं माय फर्स्ट वेब डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपका हेडिंग हो गया, ये आपने हेडिंग डाल दिया। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ बनाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल पैराग्राफ, आप टेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं, मैं नॉर्मली तरीके से आपको समझाते चल रहा हूँ। आप पैराग्राफ में नॉर्मली आपने लिखा है प्लीज़ विजिट आवर साइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने एक हेडिंग बना लिया और ये पैराग्राफ बना लिया दोस्तों। यहाँ पर हम एक इमेज लगाते हैं दोस्तों।
इमेज हम एक लगाते हैं। तो आप जानते हैं जैसा कि दोस्तों, अगर आपको इमेज लगानी है तो जिस जगह पर आपका इंडेक्स और मेन आपने जो बनाया हुआ है उस सेम टू सेम जगह पर आपकी इमेज होनी चाहिए, या फिर अगर जिस जगह पे है उस जगह का एड्रेस देना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को एड्रेस देना है पिक्चर्स में दोस्तों, हम जाते हैं यहाँ पर हमारे पास इमेजेस हैं दोस्तों। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अगर किसी भी अनवांटेड जगह का एड्रेस देते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में उस जगह से आपकी इमेज हट जाए। अगर आपकी इमेज उस जगह से हट जाती है तो फिर उसके बाद आपकी वेबसाइट में वो इमेज दिखाई नहीं देगी। तो सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों यही होती है कि आप जब कोई इमेज का यूज करें, जैसे मान लीजिए हमने इस इमेज का यूज करना है, तो हम इस इमेज को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम वापस अपने फाइल में गए जहाँ पर HTML और मेन हमारा फाइल बना हुआ था CSS का, वहाँ पर हमने एक फोल्डर बना लिया दोस्तों, और फोल्डर में हमने डाल दिया, फोल्डर का नेम डाल दिया इमेजेस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसमें अपनी इमेज को डाल दिया। अब ये होगा दोस्तों कि आपका ये इमेज कभी भी यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस इमेज का यूज कहाँ किया गया है, HTML में ही यूज किया गया है। कोडिंग नाम का फोल्डर है जिसके अंदर आपके एक फोल्डर और 2 फाइल्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस कोडिंग नाम के फोल्डर को आप एक साथ ही रखोगे तो आपको पता होगा कि इसी के अंदर आपका कोडिंग भी है और इसी के अंदर आपकी यूज की हुई इमेज भी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने डायरेक्टली क्या किया था, जब हम इमेज का यूज कर रहे थे तो हमारी इमेज इंडेक्स जहां पर हमारा फाइल रखा है उसी जगह पे हमारी इमेज होती थी, तो डायरेक्टली हम इमेज का नाम लिख देते थे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा इमेज जो है इमेजेस नाम की फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना इमेज का रीनेम करके इसका नाम कॉपी कर लेंगे दोस्तों, और इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे क्योंकि एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, .jpg है। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने पेज पर जाएंगे, यहाँ पर हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम अपने इमेज का नाम लिख लेंगे .jpg। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों, इसका आउटपुट जो आएगा वो उसमें इमेज नहीं शो होगा। इमेज नहीं शो हो रहा है आप लोगों को, क्यों दोस्तों, क्योंकि आपने डायरेक्ट नेम डाला हुआ है, एड्रेस नहीं डाला हुआ है। इसका नेम तभी वर्क करेगा केवल जब आप की इमेज इंडेक्स और मेन, जैसे इंडेक्स फाइल यहाँ पे है तो यहीं पर अगर आपकी इमेज रहेगी तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप नाम लिखते हैं तो, नहीं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो फोल्डर है इमेजेस, इस फोल्डर का नेम कॉपी कर लीजिए, नेम अपने पास रख लीजिए और यहाँ पर फोल्डर का नेम डालिए और स्लैश लगा दीजिए दोस्तों, /, सेव कर दीजिए। अब आपके ब्राउज़र को ये चीज़ पता हो गई है कि आपकी जो इमेज है, ठीक है दोस्तों, ये जो आपकी इमेज है वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब हम जाते हैं अपने पेज पे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी इमेज आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, तो किस तरीके से एड्रेस देना है इमेज का ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज़ें आपकी HTML में कुछ पार्ट्स अगर या फिर कुछ टैग कुछ छूट गए होंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में उन्हें हम कवर करते हुए चलेंगे। वो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को HTML में बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इमेज टैग यहाँ पर लग गया। इसका हाइट और विड्थ हम सेट कर देंगे दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट यूज करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर जो मेन एट्रीब्यूट है SRC हमने यूज कर लिया, और एट्रीब्यूट अगर हमें इनलाइन CSS के लिए यूज करना होगा तो स्टाइल यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, बट HTML का एट्रीब्यूट नहीं यूज करेंगे क्योंकि अभी हम आपको CSS बताने जा रहे हैं, तो हम CSS का पूरा इस्तेमाल करेंगे अपनी इमेज को छोटा या बड़ा करने में, उसका हाइट या विड्थ देने में, या फिर फॉन्ट साइज अगर अपना चेंज करना है। क्योंकि मैंने एट्रीब्यूट जो यूज होते हैं HTML में फ़ॉन्ट को अपर साइज देने के लिए या फिर फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको HTML में बता दी हैं। अब उसी सेम चीज़ को आप CSS में कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड आपने लिया, आप बॉडी के अंदर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं दोस्तों, आपने यहाँ पर स्पेस दिया। स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आप कहीं भी लगा सकते हो दोस्तों, ये इनलाइन CSS के लिए होता है। आपने यहाँ पर यूज किया बैकग्राउंड एट्रीब्यूट अपना यूज किया, कॉलन सेमीकोलन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद बैकग्राउंड में अगर आपको कोई कलर डालना है तो ये आपने कलर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली आपने कलर डाला, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, ये कलर आपका ग्रीन आ गया और ये इमेज जो आपने लगाई थी वो आ गया। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको कलर नहीं डालना है,
ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको कलर नहीं डालना है तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर इसे एक कमेंट में बना देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि अगर आपको कलर डालना है तो ये तरीका अपनाइए बॉडी में, और सेम टू सेम चीज़ अगर आपको यहीं पर बॉडी, चूंकि हमने कमेंट में डाल दिया है, तो अगर आपको बॉडी में, पहले बॉडी अपना टैग लगा लेते हैं क्योंकि बॉडी टैग हमारी कमेंट में जा चुकी है वो, तो अगर कलर डालना है तो बैकग्राउंड ग्रीन आपने इस तरीके से डाल दिया, ठीक है। अगर आपको कलर की बजाय स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर, अब हम यहाँ पर नई चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं कलर की बजाय, ठीक है। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये ग्रीन कलर यहाँ से दोस्तों, आप अभी से पहले सेव कर दीजिए, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ग्रीन पेज आपका हट जाएगा, क्योंकि आपने उसे कमेंट में डाल दिया है तो उसका कोई वैल्यू अभी नहीं रहा, ठीक है। बट आपको दिखाने के लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से, यहाँ पर लिख देते हैं हम फॉर बैकग्राउंड कलर, ठीक है दोस्तों। अगर बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो इस तरीके से आप स्टाइल में बैकग्राउंड ग्रीन डाल देंगे, रेड डाल देंगे, येलो डाल देंगे तो आपका आ जाएगा। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज डालनी हो दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर इमेज डालने के लिए क्या यूज किया गया है, URL यूज किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो URL अगर यूज किया गया है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर URL का इस्तेमाल करेंगे, URL, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट्स में, स्मॉल ब्रैकेट्स में आप सिंगल कोड के अंदर आप डालेंगे अपनी इमेज का नाम या फिर इमेज का एड्रेस, जिस तरीके से आपने यहाँ पर डाला था उसी तरीके से आप डालेंगे कि आपको कौन सी इमेज अपने बैकग्राउंड में रखनी है। तो मान लीजिए हम एक बार एक और इमेज उठाते हैं जो हम बैकग्राउंड में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हम फिर से जाते हैं पिक्चर्स में और कोई दूसरी इमेज उठाते हैं जो हम बैकग्राउंड में रख, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये आपका जो है एक तरीके से प्रोजेक्ट ही कंप्लीट किया जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को अपने ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट खुद का बना सकते हैं उसको ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, कुछ अलग इमेज लेते हैं हम अपनी, कॉपी करते हैं, इसे अपने फाइल में ले जाते हैं, इमेजेस नाम की फाइल में हम इसे सेव कर देते हैं और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं दोस्तों, इसका नाम हम क्या दे देते हैं, बैकग्राउंड। काफ़ी बड़ा नेम है इसलिए हम इसे बैकग्राउंड नाम दे दिया हमने। इसका प्रॉपर्टीज़ हमने चेक कर लिया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं एकदम प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप अगर इमेजेस यूज़ करना चाहेंगे तो इमेजेस का कैसे यूज करेंगे, सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने किस तरीके से यूज करना है, अपनी इमेज को दिखाना है तो इमेजेस फोल्डर के अंदर है हमारी इमेज, इमेज का नाम क्या है, बैकग्राउंड डॉट JPG, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने इमेज इस्तेमाल कर ली। अब इसे अपने पेज पर जा सेव करके अपने पेज पर जाइए, रिफ्रेश करिए, 1 मिनट दोस्तों, कुछ चेंजिंग्स होंगी। इमेजेस बैकग्राउंड डॉट JPG, एक बार नेम चेक कर लेते हैं दोस्तों हम, ओह ठीक है दोस्तों, ये हमने गलती की है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गलती आपने क्या की हुई है यहाँ पर। गलतियाँ भी होना जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं। आपने यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर यूज नहीं किया हुआ है, कॉलन और सेमी कॉलन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने बैकग्राउंड एट्रीब्यूट यूज कर लिया। अब हम अपने पेज पे जाते हैं, ये देखिए दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड आ गया है। यही बैकग्राउंड हम लगाना चाहते थे, हमारा बैकग्राउंड आ गया है दोस्तों, ठीक है। हम अपनी इमेज को छोटा करेंगे, बट हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से छोटा किया जाता है दोस्तों। तो अभी हमने बैकग्राउंड का यूज किया, बैकग्राउंड में कलर लगाया, इमेज लगाई। अब दोस्तों हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है, नो रिपीट का मतलब यहाँ पर यूज कर सकते हैं, फिक्स्ड यूज कर सकते हैं, सेंटर यूज कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का कब कब यूज किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड में आपकी इमेज लगी हुई है, अगर इस इमेज का साइज काफ़ी छोटा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा ब्राउज़र होता है वो इस इमेज को रिपीट करता रहता है, ठीक
ठीक है। अगर हमने इसमें नो रिपीट लगा दिया तो इस इमेज को रिपीट वो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपनी कोडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को बता दिया था। इसमें कोडिंग में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम नो रिपीट यूज कर लेते हैं दोस्तों। कंट्रोल एस से सेव कर लिया हमने, यहाँ पर आके कंट्रोल आर यूज किया। ये देखिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड इमेज का साइज केवल इतना ही था, इसीलिए ये केवल इतना ही एक ही इमेज आया और नो रिपीट लगाने से इमेज को रिपीट नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, नो रिपीट समझ में आ गया। अगला होता है सेंटर। अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड की ये जो इमेज है हमारे इस टोटल पेज का जो साइज है, ये हमारे टोटल पेज का साइज इस टोटल पेज के साइज के बीचों बीच आए, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेंटर, CENTER। सेंटर का यूज कर लिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया हमने और ये रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए हमारा बीच में आ गया, हमारी इमेज में दिखाई नहीं दे रहा है वो। तो हम एक काम करते हैं, इस वक्त हम अपनी इमेज को पहले एक बार छोटा कर लेते हैं। तो एक बार स्टाइल हम यहाँ पर यूज करते हैं और अपनी इमेज को छोटा करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली यूज करते हैं HEIST, हाइट हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं अपने CSS में और यहाँ पर 100 px डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी इमेज छोटी हो गई, ये हमारी इमेज आ गई, ये हमारा बैकग्राउंड आ गया टोटल पेज के सेंटर में एकदम बीचों बीच, ठीक है दोस्तों। अब हम यूज करेंगे फिक्स्ड किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें अपने पूरे जो हमारा टोटल पेज का जो साइज है उसमें स्क्रॉल लगाना होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम फिक्स्ड का यूज करते हैं। क्योंकि फिक्स्ड का यूज अगर आप करेंगे तो बिना स्क्रॉलिंग के वो समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए अगर हमारा पेज में जो रिटर्न मटेरियल है, जो डेटा है, वो ढेर सारा है और सेव होकर के हमारा पेज स्क्रॉल हो रहा है। तो अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम BR का यूज करते हैं और ढेर सारे BR यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। सेव कर दिया, BR लगा दिया, तो अब हमारा पेज जो है स्क्रॉल कर रहा है। ये देखिए स्क्रॉलर आ गया, स्क्रॉल कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल जो पेज का साइज है स्क्रॉलिंग के साथ, टोटल कंप्लीट जो पेज का साइज है, उस टोटल पेज के साइज में से बीचों बीच हमारा जो है आ रहा है हमारा बैकग्राउंड इमेज। तो अब हम चाहते हैं इसे फिक्स्ड करना। अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, हमारा इमेज ऊपर नीचे स्लाइड हो रहा है, दिख रहा है दोस्तों। जैसे स्क्रॉल बढ़ा रहे हैं वैसे स्लाइड हो रहा है। तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर फिक्स्ड यूज करूँगा, फिक्स्ड मैंने यूज किया, सेव किया और रिफ्रेश किया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब ये इमेज मेरी स्क्रॉल नहीं हो रही है, इमेज जहाँ पर है वहीं पर फिक्स्ड हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने बैकग्राउंड का यूज करेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे दोस्तों। ये हो गया आपका। अब बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज कैसे करेंगे दोस्तों। बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, अपने H1 से पहले यहाँ पर एक डिवीजन बना लेते हैं दोस्तों। इस डिवीजन में अपने पूरे रिटन मटेरियल को रख देते हैं इमेज के साथ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इस थोड़ा सा टैब दबा दिया आपने, टैब का यूज किया यहाँ पर आपने, और उसके बाद यहाँ पर डिवीजन आपने बंद कर दिया। और डिवीज़न बंद करने के बाद ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर बॉर्डर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनलाइन स्टाइल यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बॉर्डर कॉलन सेमी कॉलन, ठीक है दोस्तों। इसके बीचों बीच आपको लिखना है 2px सॉलिड ग्रे, ठीक है दोस्तों। ये आपने सेव कर दिया, ये आ गया दोस्तों। तो 2px विड्थ का आपका बॉर्डर बन के तैयार हो गया सॉलिड ग्रे कलर का, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसे चाहते हैं कि ये 2px की जगह 5px या 3px का हो जाए, मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कम रहे तभी ज़्यादा आपको सुटेबल और काफ़ी बेटर दिखाई देगा, तो आप 1px का कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1px का आपने बॉर्डर बना दिया। अब अगले टैग पे चलते हैं दोस्तों। बैकग्राउंड का यूज कर लिया आपने, फ्लोट, राइट, लेफ्ट और इनहेरिट, ठीक है दोस्तों। फ्लोट, राइट, लेफ्ट, जाहिर सी बात है फ्लोट का मतलब यानी कि आप अपनी इमेज को या फिर किसी भी टेक्स्ट मटेरियल को या फिर डिवीजन को राइट या फिर लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फ्लोट लेफ्ट राइट का मतलब यही हो गया। जैसे मान लीजिए आप इस डिवीजन को कॉपी करते हैं और एक और डिवीजन यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस डिवीजन में आप यहाँ पर यूज करते हैं फ्लोट लेफ्ट, ठीक है दोस्तों। और सेम टू सेम इसी को आपने यहाँ पर भी यूज कर लिया, कॉपी करके इसी डिवीजन में फ्लोट लेफ्ट, इसे भी आपने यहाँ पर यूज कर लिया दोस्तों। अब इससे फ़ायदा क्या है दोस्तों, अगर मैं इसे सेव करके डायरेक्टली अपने पेज पर दिखाऊं तो ये 1 by 1, ये देखिए दोस्तों, जितना
एक डिवीजन का साइज था उसने लिया, और उसके बाद बाकी इधर की जो साइज है, जैसे इससे पहले आप कोडिंग में देख रहे थे दोस्तों, इमेज अगर यूज हो रहा था तो अपनी साइज के साथ पूरा वेब पेज का साइज ले रहा था, बट यहाँ पर अभी क्या हो गया कि जितना डिवीजन का साइज है उतना ही उसने लिया और बाकी साइज इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब डिवीज़न लगाने से फ़ायदा आपका दोस्तों दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। जो चीज़ मैंने बताई थी वो आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। जैसे ही आपका पेज जो है, डिवीज़न मैंने बताया था आपके पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो आपके पेज को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में इसने कर दिया। आपके 2 डिवीज़न में डेटा है, दोनों को अलग अलग कर दिया। और जैसे ही आपने पेज का विड्थ जैसे ही कम हुआ, या फिर आपने मोबाइल पर खोला तो अभी हॉरिजेंटली दिखाई दे रहा था, और मोबाइल पे खोलते ही ये चीज़ वर्टिकली आ गया, डिवीज़न एक दूसरे के। ठीक है, पहला फिर दूसरा डिवीज़न। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इस तरीके से डिवीज़न का यूज आपको समझ में आ गया कि कैसे डिवीज़न का यूज करना है, वो भी आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फ्लोट लेफ्ट, आपने बता दिया। अगला देखते हैं दोस्तों, फ्लोट राइट करेंगे तो राइट का मतलब आपका राइट साइड में चला जाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने इसे राइट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, फ्लोट राइट। देख रहे हैं दोस्तों, एक तरफ लेफ्ट में हो गया, एक तरफ राइट में हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यूज करेंगे अगले टैग का, अगले एट्रीब्यूट का, फॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया, सेरिफ, ये अलग अलग फॉन्ट फैमिलीज हैं। तो फॉन्ट फैमिली हम इस्तेमाल करेंगे अपने यहाँ पर H1 के अंदर, यहीं पर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर डाल देते हैं दोस्तों वर्धना। ठीक है दोस्तों, सेम चीज़ हम यहाँ पे भी डालते हैं, दूसरे डिवीज़न में भी एक बेटर लुक आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सेव कर दिया हमने, और यहाँ पर रिफ्रेश, ये देखिए वर्धना फॉन्ट फैमिली में आपका आ गया। जो फॉन्ट इसमें जो भी था, जो रिटर्न मटेरियल था फॉन्ट फैमिली, उसमें आ गई दोस्तों। अगला देख लेते हैं फॉन्ट फैमिली के बाद, फॉन्ट साइज। तो मैं यहाँ पर H1 में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्टाइल लगाता हूँ, यहाँ पर फॉन्ट साइज का इस्तेमाल, फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करता हूँ मीडियम। ठीक है दोस्तों, सेव कर दिया, और यही सेम टू सेम चीज़ हम अपने H1 में, सेकंड H1 में यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, सेव कर लिया, अब अपने पेज पर गए, हमने इसे मीडियम साइज में दे दिया। देख रहे हैं दोस्तों, ये मीडियम साइज में आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट स्टाइल, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक, समझ में आ ही रहा है दोस्तों। फॉन्ट वेरिएंट, स्मॉल कैप्स, नॉर्मल, इनहेरिट। फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स का मतलब ये भी आपका एक तरीके से फॉन्ट स्टाइल की तरह ही होता है दोस्तों। ठीक है, फॉन्ट वेट आपका नॉर्मल, बोल्ड, समझ गए होंगे दोस्तों, बोल्ड आने से ही आपको समझ में आ गया होगा। अगर बोल्ड में देना हो या स्ट्रॉन्ग फॉन्ट आपको यूज करना हो तो फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ट वेट में आप डायरेक्टली 600 या 500 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर फॉन्ट वेट अगर इसका और इसका अधिक करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे, नीचे वाले पैराग्राफ में यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप चाहें तो पैराग्राफ का यूज यहाँ भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको नॉर्मली मैंने बताया था किस तरीके से यहाँ पर यूज करना है हेड में दोस्तों। आप यहाँ पर स्टाइल यूज कर सकते हैं, स्टाइल, इसे टैग के अंदर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर स्टाइल टैग को बंद करते हैं, और यहाँ पर हम P का यूज करते हैं दोस्तों। तो पैराग्राफ है हमारा। ठीक है दोस्तों, हमने पैराग्राफ का यूज करना आपको बताया था किस तरीके से आपको स्टाइल शीट में पैराग्राफ का यूज करना है। तो जहाँ जहाँ आपका P रहेगा, ठीक है दोस्तों, हम इसमें अगर चाहें तो क्लास भी डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसमें क्लास इक्वल टू PAR पैरा। ठीक है दोस्तों, और सेम टू सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी करके इस पैराग्राफ में भी डाल देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर कॉल किस तरीके से किया जाएगा, डॉट पैरा इन ब्रैकेट्स के अंदर। अब आपको यूज करना है अपना कोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आपने जब कोडिंग अपना यूज किया, क्लास आपने पैरा नाम का बनाया हुआ है, कोडिंग यूज किया, तो इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो कि जो भी हमारा पैरा नाम का क्लास है उसका जो मटेरियल है, जो डेटा है उस, ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम यूज करेंगे। और यूज क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जिस टैग पे हम चल रहे थे फॉन्ट वेट पे, तो फॉन्ट वेट का यूज करेंगे दोस्तों।
यहाँ पर 600। ठीक है दोस्तों, सेव कर दिया हमने। पेज पर चलते हैं अपने, ये देखिए दोस्तों चेंज हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया कि इनलाइन सीएसएस का भी यूज हमने बता दिया इसी पेज में, और ये इंटरनल सीएसएस भी आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, तो अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, मार्जिन। ठीक है दोस्तों, मैं मार्जिन और पैडिंग एक साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मार्जिन जो होता है 2px 4px 3px 4px जो दिया हुआ है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट किसी भी साइड से आप दे सकते हैं। तो मार्जिन क्या होता है, विंडो से पर्टिकुलर जिस एलिमेंट के ऊपर आप कर रहे हैं मार्जिन को, ये एट्रीब्यूट जिस एलिमेंट के ऊपर लगा रहे हैं, विंडो से उसकी दूरी को, विंडो से उसके डिस्टेंस को बताता है। बट जो पैडिंग होता है वो विंडो से नहीं, वो पर्टिकुलर डिवीजन या फिर पर्टिकुलर एरिया से आपका डिस्टेंस बताता है। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर इस डिवीजन में मैं मार्जिन यूज करूं और इस डिवीजन में पैडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस डिवीजन में मैं यूज करता हूं मार्जिन। मार्जिन यूज करता हूं दोस्तों, और यहाँ पर मार्जिन हम दे देते हैं 20px। ठीक है दोस्तों, इसे सेव कर दिया, पेज पर गए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से आप देख रहे होंगे दोस्तों, विंडो से ये रहा, विंडो से आपका अलग हो गया, ये भी विंडो से आपका इधर अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डिवीजन पे हमने मार्जिन लगाया हुआ है। अब सेम टू सेम हम मार्जिन यहाँ पर लगा रहे हैं, अब हम इस डिवीजन में पैडिंग लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, सेव कर लिया हमने, पेज पर गए, रिफ्रेश किया हमने। समझ में आ गया दोस्तों, हमने डिवीजन में पैडिंग लगाया तो डिवीजन के अंदर जो डेटा था, ठीक है, उसी को उसने कंप्रेस किया, अपने डिवीजन को एक्स्ट्रा लार्ज जगह दिया उसने, और फिर 20px का जगह यहाँ पर ये देखिए, ये चारों तरफ से 20px का जगह इसने दे दिया। बट मार्जिन में क्या किया, ये विंडो से स्पेस आपका, विंडो से आपका डिस्टेंस डिवीजन का दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आपको कोडिंग से भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये कोडिंग में भी आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर पैडिंग और यहाँ पर मार्जिन। अगला देख लेते हैं दोस्तों, हमारा आ गया था ओपेसिटी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो लगी हुई है दोस्तों, जैसे कि ये हमारी इमेज है, ठीक है दोस्तों, इसकी ओपेसिटी हम चेंज करना चाहते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी अगर 0.0 हो तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी इमेज दिखाई ही नहीं देगी, और इमेज के बैक में अगर कोई चीज़ लिखी रहेगी तो वो दिखाई देगी। अगर ओपेसिटी 0.8 करते हैं तो हमारी इमेज भी दिखाई देगी, और इमेज के बैक में अगर कोई दूसरी इमेज या फिर कोई दूसरा डेटा लिखा रहेगा तो वो भी दिखाई देगा। यहाँ पर हमने ओपेसिटी का यूज किया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे सही तरीके से देखना चाहें तो हमें इसे इमेज को बड़ा करना होगा दोस्तों। अपनी इमेज को अगर हम बड़ा करते हैं, 500px का स्पेस देते हैं, ठीक है दोस्तों, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ओपेसिटी का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। ये देखिए, आपकी इमेज भी दिखाई दे रही है, और इमेज के बैकग्राउंड में जो इमेज है वो भी दिखाई दे रही है। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है। ओपेसिटी क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन देखेंगे दोस्तों, सेंटर लेफ्ट राइट, आप समझ गए होंगे, आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसे लेफ्ट राइट या सेंटर में करने के लिए। टेक्स्ट डेकोरेशन, ओवरलाइन, यानी आपके टेक्स्ट के ऊपर कोई ओवरलाइन, आपको एक लाइन खींचनी हो, लाइन थ्रो, बीच से लाइन जाएगी, अंडरलाइन नीचे से लाइन जाएगी, ब्लिंक यानी कि आपका टेक्स्ट ब्लिंक होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अपर केस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या फिर लोअर केस में, या फिर कैपिटलाइज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों। अब इसकी फाइल भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने सारे एट्रीब्यूट्स जो CSS के बेसिक एट्रीब्यूट्स थे वो सारी चीज़ें देख ली। अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों CSS में स्यूडो क्लासेस का यूज किस तरीके से किया जाता है, ताकि आप अपने HTML पेजेस को और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।